हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम टाइम अच्छा जा रहा होगा। होप सो आप चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे जो हम क्लासेस कर रहे हैं डेली। आज हमारी पीवे की सीरीज़ की ये 9th क्लास है, 9वीं क्लास है। और इससे पहले की क्लास आपने ज़रूर देखी होंगी। आज बस आपको एक छोटा सा काम करना है। करना क्या है कि हमारा जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है, कमेंट जो सेक्शन है वहाँ आपको ये बताना है कि आप क्वेश्चन जो करते हैं, जो आप टिक लगाते हैं, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप टीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके। चलो, तो ये अपना यूट्यूब चैनल का नेम है। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे टाइम टू टाइम आपको चीज़ें मिलती रहें। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आज जो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और एक एक जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। ये बस एक क्वेश्चन ही नहीं, हर एक कदम है जो आप स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। ठीक है। चलो शुरू करते हैं टू दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य कौन से होते हैं। ठीक है। अभी अगर यहाँ पे खाली पेज, चलो खाली पेज है, ठीक है चलो। तो हमारे भारत में दो तरह के नृत्य होते हैं, दो तरह के डांसेस होते हैं। कौन कौन से, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे होते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य, मतलब भारतीय नृत्य की अगर हम बात करें, इंडियन डांस की अगर आप बात करेंगे, भारतीय नृत्य, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है शास्त्रीय नृत्य, जिसके बारे में यहाँ हमसे पूछा गया है। ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है लोक नृत्य। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो देखो, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी एक पद्धति होती है, इनको करने के हमारे कुछ चरण होते हैं। ठीक है। आपको उन्हें फॉलो करना ही है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये हमारे जो मंदिर हैं, है ना, मंदिरों में इनका जो प्रैक्टिस है, जो किए जाते हैं वो मंदिरों में किए जाते हैं। दूसरी चीज़ बात आती है लोक नृत्य। तो लोक नृत्य आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी, कैसे, जैसे हमारे यहाँ जब कोई उत्सव होता है, कोई समारोह होता है ना, तो उस हमारे लोक नृत्य किए जाते हैं। ये मेन डिफरेंस है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब तक जो हमारी संगीत अकेडमी है ना, हमारी टोटल जो अकेडमी है संगीत, टोटल 8। कौन सी, संगीत नाटक अकेडमी, नाटक अकादमी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे टोटल जो, अगर हम आज पढ़ के आ रहे हैं शास्त्रीय नृत्य, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं। तो देखो, शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो हमारे 8 हैं। कितने हैं, 8। 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। लेकिन 9 भी माने गए हैं। 9 कौन कौन से, 8 ये, और इसमें एक हम मिला देते हैं छऊ को, 8 प्लस छऊ। और ये किसके द्वारा माने गए, ये माने गए हमारे जो संस्कृति मंत्रालय है। संस्कृति मंत्रालय कितने मानता है, संस्कृति मंत्रालय मानता है 9। लेकिन वैसे हमारे कितने हैं, वैसे हैं 8। अब ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। चलो देखो, मैंने आगे आपको लगा रखा है। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा भरतनाट्यम। हाँ, एक चीज़ और, एक चीज़ ये है कि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं इनका हमें स्रोत कहाँ से मिलता है, हमें पता कहाँ से चलता है कि हमारे शास्त्रीय नृत्य या नृत्यों के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो ये पता चलता है नाट्य शास्त्र से। कहाँ से, नाट्य शास्त्र। और इसको लिखा किसके द्वारा गया है, इसको भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। भरत मुनि के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसको पांचवा वेद भी हम मानते हैं। 4 वेद मैंने आपको पढ़ाए थे, लेकिन नाट्य शास्त्र को हम पांचवा वेद भी मानते हैं। चलो अब यहाँ से करता हूँ। देखो, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है, मतलब कहाँ का नृत्य है, तो वो है तमिलनाडु का। अच्छा, इसके मैंने एक दो फेमस जो पर्सनालिटी है उनको भी लगा रखा है। तो रुक्मणी देवी अब इसकी जो फेमस पर्सनालिटी है। दूसरा है कथक, कथक है अपने यूपी का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, और बिरजू महाराज इससे रिलेटेड है। अगला है कथकली, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कथकली कहाँ का है, केरला का है। और इसके जो फेमस पर्सनालिटी हैं वो है काला
मंडलम गोपी, कौन है? काला मंडलम गोपी। अच्छा, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है और राजा एंड राधा रेड्डी इसके फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। उड़ीसा, उड़ीसी जो है वो कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुरी, मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम ये केरला का है। और सतरिया ये है असम का। अच्छा, अब इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और यूपी का कथक हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, उड़ीसा का उड़ीसी जो है उड़ीसा का हो जाएगा, मेन मणिपुरी जो है वो मणिपुर का हो जाएगा। अच्छा, कुचिपुड़ी को हम कैसे याद करेंगे? कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी कहाँ रह जाएगी? जहाँ के लोग अंधे, मतलब कच्ची पूड़ी अंधे लोग, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। मणिपुरी ये हो गया। मोहिनीअट्टम ये अपना केरला का, केरला के दो हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। सत्रिया असम का है, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये हमारा भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, ठीक है। ये कथक है, ठीक है। ये भी हमारे शास्त्रीय नृत्य ही हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है कथकली। तो कथकली कहाँ से रिलेटेड है? कथकली कहाँ से रिलेटेड? ये है केरला से। असम का सतरिया, राजस्थान का है नहीं भारतीय नृत्य, और हरियाणा का भी शास्त्रीय नृत्य कोई नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। केरला का मोहिनीअट्टम और कथकली। मणिपुर का मणिपुरी, असम का सतरिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं टू दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो, ये पूरा हमारा गंगा का बेसिन है, पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। यहाँ से आपको यहाँ पे कहीं जो है वो गंगा का उद्गम होता है। और गंगा को मैं देखो ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरी गंगा है अपनी, जो ब्लैक से आपको दिख रही होंगी। ये देखो, ये अपने भारत में, और ये फिर जाती है बांग्लादेश में, जिसका नाम पद्मा पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, मैं आपको बताता हूँ। एक खाली पेज लेते हैं और हम यहाँ लिखते हैं गंगा नदी, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि गंगा का जो उद्गम है वो कहाँ होता है। तो गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ? गंगोत्री ग्लेशियर में, गंगोत्री हिमनद, ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? हिमनद। हिमनद में गौमुख, कौन सा? गौमुख से माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चीज़ें आपको बता रखी हैं। गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। हिमनद से निकल कर ये भागीरथी कहलाती है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है ना। जो भारत में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है ना। यहाँ पे कुछ प्रयाग हैं। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो गंगा कहलाती है, और ऐसे ही विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये हमारे 5 जरूरी प्रयाग हैं। देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये है गंगोत्री ग्लेशियर का गौमुख पॉइंट, जहाँ से ये गंगा हमारी निकलती है। ये आपको 5 प्रयाग मिल जाएंगे। देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, नंद प्रयाग है, और विष्णु प्रयाग है, ठीक है। चलो अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ पे है अपना उत्तराखंड में कौन सा? इसको हम बोल देते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, अगर हम इसको ऐसे मान लेते हैं। अब यहाँ से जो नदी निकलती है, यहाँ से जो नदी निकली, इसका नाम है भागीरथी। इसका नाम क्या है? भागीरथी, ठीक है। भागीरथी जब यहाँ से यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक जगह पड़ती है, कौन सी? सतोपंत ग्लेशियर। यहाँ पे कौन सा है? सतोपंत हिमनद, सतोपंत हिमनद से नदी निकलती है जिसका नाम होता है अलकनंदा। जिसका नाम क्या है? इस नदी का जो नाम है वो है अलकनंदा, ठीक है। ये जो हमारी है इसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है, तब जब ये आगे बढ़ के जाएगी, जब ये नदी जब आगे बढ़ के जाएगी, तब इसका जो नाम पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा गंगा। क्या पड़ जाएगा? गंगा, ठीक है। यहाँ सीधी नहीं, ये जब ये ऐसे जाएगी, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी गंगा, ठीक है। यहाँ पे अलकनंदा अलग, और ये जो मिलते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। अच्छा, उससे पहले अलकनंदा में भी कई सारी नदियाँ मिलती हैं।
अलकनंदा में भी कई सारी नदियाँ मिलती हैं। जैसे सबसे पहले अलकनंदा में जो मिलती है उसका नाम है धौली। क्या बोलेंगे इसको? धौली गंगा, धौली, या फिर इसको विष्णु गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु गंगा। ठीक है। और ये जो जिस जगह पे मिलती है इस जगह को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलेंगे? विष्णु प्रयाग। ठीक है। अच्छा, अगली जो इसमें नदी मिलती है, ये अगली जो नदी मिलती है वो मिलती है नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी, नंदाकिनी। और ये कहाँ पे मिलती है? इस जगह को हम क्या बोलेंगे? नंदाकिनी मतलब नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगली जो नदी मिलती है ये मिलती है पिंडर। कौन सी? पिंडर। ठीक है। और इस जगह को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। कौन सा? कर्णप्रयाग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे केदारनाथ जो हमारे, कौन सा? केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोलते हैं जिसको? मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी अलकनंदा में यहाँ के मिलती है और हम इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। इसी को हम काली गंगा भी बोलते हैं। कौन सी? काली गंगा। ठीक है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। गंगा जो भागीरथी है वो हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग पे आके अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा जो हमारी है वो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा सबसे पहले जब धौली गंगा मतलब धौली नदी से मिलती है विष्णु गंगा से, कहाँ उसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। जब ये नंदाकिनी से मिलती है तो उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और जब ये पिंडर से मिलती है उस जगह को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर केदारनाथ से हमारी मंदाकिनी या काली गंगा निकलती है जो हम अलकनंदा को रुद्र प्रयाग पे मिलती है और आगे आके अलकनंदा देव प्रयाग पे मिलके भागीरथी से क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। ठीक है। होप सो आपको चीज़ें यहाँ समझ में आई होंगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ गंगा की जो अन्य सहायक नदियाँ हैं। गंगा की जो अन्य जो सहायक नदियाँ हैं, तो देखो यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर जिसका नाम है बंदरपुंछ ग्लेशियर, बंदरपुंछ ग्लेशियर, हिमनद। और यहाँ से जो नदी निकलती है इसको हम बोलते हैं यमुना। क्या बोलते हैं? यमुना। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की जो यमुना है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है। सहायक नदी है। और ये मिलती कहाँ है? ये आपकी मिलती है प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में। ठीक है। अब गंगा से और भी जो नदियाँ हैं वो मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? देखो, सबसे पहले जो रामगंगा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। ठीक है। ये रामगंगा, रामगंगा कहाँ मिलती है? रामगंगा ये मिलती है गंगा से कन्नौज में। ठीक है। और रामगंगा जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो ये गढ़वाल हिल्स है उत्तराखंड में। कहाँ पे? गढ़वाल हिल्स, गढ़वाल हिल्स। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो एक नदी है जिसका नाम है गोमती, हाँ सॉरी, गोमती जो है, गोमती गंगा से कहाँ मिलती है? गोमती मिलती है बनारस के आसपास, बनारस के आसपास मिलती है गोमती। ठीक है। उसके बाद घग्गर, जो घग्गर नदी है वो भी यहीं मिलती है, घग्गर। ठीक है। जो घग्गर नदी है वो गंगा से मिलती है। घग्गर इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है। इसके बाद कोशी है ना, कोशी, और कोशी को ही शोर ऑफ विहार बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, कोशी हो गई। और कौन कौन सी नदियाँ हैं? देखो, जो इस साइड से मिलती हैं वो मिलती है सोन। कौन सी? सोन नदी। ठीक है। पुनपुन, कौन सी? पुनपुन, पुन। ये जो गंगा है इसकी सहायक नदियाँ हैं। कुछ हमारी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं और कुछ हमारी दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, गंगा जब आगे बढ़ती है और वेस्ट बंगाल में, जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है ना, कहाँ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये जो है इसका नाम पड़ जाता है गंगा का हुगली। ये दो
ट्रिब्यूटरी मतलब दो मेन स्ट्रीम में टूट जाती है, जिसको बोलते हैं हुगली। हुगली भारत में है ना, ये भारत वाला क्षेत्र है, भारत, और ये है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश को गंगा में क्या बोला जाता है? जमुना। कौन सा? क्या बोला जाता है? जमुना। ये हमारा जो है वो बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अच्छा, हुगली। हुगली से पहले, हुगली में ही एक जो रिवर है वो मिलती है दामोदर। कौन सी? दामोदर। और दामोदर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का सौरो, है ना। और कोसी को क्या बोला जाता है? सौरो ऑफ विहार। क्या? सौरो ऑफ विहार, ठीक है। ये आप चीज़ें समझ पाए होंगे। रामगंगा, गोमती, घग्गर, कोसी, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। रामगंगा, यमुना, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन, पुनपुन, दामोदर, ये भी अन्य इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अच्छा, चलो अभी करते हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें देखो। विष्णुप्रयाग पे कौन मिलता है? अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। नंदप्रयाग पे नंदाकिनी और अलकनंदा। कर्णप्रयाग पे अलकनंदा और पिंडर। रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा और मंदाकिनी। और देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती हैं, ठीक है। ये जो ग्लेशियर है, ये आपको पांचों प्रयाग हैं। देवप्रयाग, जहाँ गंगा और ये देखो, ये भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है। ये कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये देखो मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की जो सहायक नदी हैं, लेफ्ट में मतलब बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा। दाएं हाथ की यमुना, टोस, सोन, पुनपुन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अच्छा, गंगा का जो मुहाना है, मतलब मुंह किस तरफ है, जाती किस तरफ है, तो गंगा कहाँ जाती है? बांग्लादेश में, इसको पद्मा कहा जाता है। ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है और ये किधर की साइड जाती है? इसका जो मुंह है वो किधर की तरफ है? तो ये बांग्लादेश की तरफ, मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ जाती है। और अंत में बंगाल की खाड़ी कहाँ? वे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा कहाँ जाकर गिरती है? तो गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी, डेल्टा को क्या बोलते हैं? इसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गंगा और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? तो गंगा और अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। फिर से मैं बताऊंगा आपको। रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है? रुद्रप्रयाग में मिलते हैं मंदाकिनी और अलकनंदा। कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में कौन मिलता है? फटाफट फटाफट फटाओ। कर्णप्रयाग में कौन मिलता है? नंदाकिनी और अलकनंदा। विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में मिलते हैं धौली और अलकनंदा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल मतलब वही वेस्ट बंगाल, तो ये दामोदर को कहा जाता है, ठीक है। और कोशी, जो कोशी हमारी है ना, कौन सी? कोशी। कोशी को क्या जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक, ठीक है। चलो अगला है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी बताई मैंने आपको? यमुना, ठीक है। अब हम बात करते हैं गति की। गति मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद भी मैंने आज फिर से इसमें क्वेश्चंस डाले हैं। तो गति क्या है कि जब हम एक स्थान से अन्य स्थान पर विचरण करते हैं तो जो टोटल जो लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, उसको हम दूरी बोलते हैं। अब बात आती है गति क्या होती है। तो गति होती है कि किसी भी एक बिंदु को सापेक्ष मानकर, जैसे कोई एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ एक आदमी खड़ा है ऐसे मान लो, ठीक है, यहाँ आदमी खड़ा है एक, और यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो हम दोनों अगर स्थिर हैं, ये भी स्थिर है और मैं भी स्थिर हूँ, तो हम दोनों क्या, हमारे दोनों की जो गति है वो कैसी हुई? वो स्थिर गति हुई। लेकिन यहाँ से एक भाई साहब आए और खटाक से मोटरसाइकिल यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो हम दोनों के सापेक्ष यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है वो जा रही है, ठीक है। तो हम दोनों के सापेक्ष जो मोटरसाइकिल है वो कैसी हुई? गतिमान हुई। कैसी हुई? गतिमान हुई। अब गति हमारी चार प्रकार की हो सकती है। गति हमारी चार तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है सर्कुलर मोशन, मतलब वृत्तीय गति। जो चीज़ वृत्त में होगी, मतलब जो चीज़ गोलाकार उसमें होगी, उसको हम क्या बोल देते हैं? वृत्तीय गति बोल देते हैं। अब वृत्तीय गति का जो एग्जाम्पल है, मतलब जो सर्कुलर पाथ में चलेगी, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पे चलेगी। घड़ी की जो सुइयाँ, ये देखो, ये ऐसे घूमेगी, छोटी सुई ऐसे घूमेगी, इसके बाद घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो क्या होंगी? वृत्ताकार पथ में ही तो घूम रही हैं, तो ये कैसी हो गई? ये हो गई हमारी वृत्ताकार, मतलब वृत्तीय गति। जैसे घड़ी की सुइयाँ हैं, पंखे के ब्लेड हैं, पृथ्वी का सूर्य के
चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाना, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है। तो ये सब कैसी हो गई, ये हमारी हो गई वृत्तीय गति। अगला है ऑक्सीलेशन मोशन, मतलब दोलन गति। दोलन गति क्या, तो जब कोई वस्तु एक निश्चित स्थिति में आगे पीछे बार बार गति करती है। मतलब ये है कि झूला है, झूले में देखो आप यहाँ आओगे, कभी आप यहाँ आओगे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है पूरे घूम के आ जाओगे, यहाँ से घूम के आ जाते तो ये कैसी हो जाती, तो ये हो जाती हमारी वृत्तीय गति। लेकिन आप एक निश्चित, मतलब यहाँ तक जाओगे फिर यहाँ तक जाओगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब देखो जो पेंडुलम है वो यहाँ पे स्थिर है, अब वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ तक इधर जाएगा, तो ये कैसी है, ये है दोलनी गति। मतलब झूले का झूलना, घड़ी का पेंडुलम का झूलना, घड़ी के जो पेंडुलम होते हैं है ना, गिटार के तार का कंपन, एक कैसा होता है, वो पूरे में थोड़ी घूमता है, वो एक निश्चित दूरी को तय करता है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ऑक्सीलेशन गति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये स्थिर है, ये अपने यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पर है। ठीक है, चलो आगे है रेखीय गति। रेखीय मतलब एक रेखा में गति, जैसे ट्रेन की गति हो गई है ना, सीधी सड़क पर चलती कार, दौड़ता हुआ व्यक्ति, फेंकी हुई गेंद। अब गेंद देखो, गेंद अगर तुम ऐसे फेंक रहे हो तो ये अलग हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऊंचाई पे फेंक रहे हो, ऊंचाई पे ऊपर गई और ये नीचे आ गई, तब ये कैसी है, तब ये रेखीय गति। आपका दौड़ना कैसा है, रेखीय गति है। अच्छा, अगला है रैंडम, मतलब अनियमित गति, कैसे भी, जैसे तितलियाँ कैसे भी उड़ जाती हैं, गाय है, गाय इधर गई इधर गई इधर गई, तो ये कैसी अनियमित गति। अणुओं की जो गैस के अणु होते हैं उसकी गति, कभी इधर है कभी उधर है, ये सब कैसे अनियमित गति है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन। एक कार सीधी सड़क पर समान गति से चल रही है, जो सड़क पे चल रही है कोई कार, तो वो कैसी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी रेखीय गति। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होती है। दूरी मैंने आपको क्या बताई, एक स्थान से किसी भी स्थान पर जब आप जाते हैं तो उसके बीच की जो लंबाई होती है हम उसे ही दूरी बोलते हैं, ये क्या होगी, दूरी। लेकिन अब मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे पूछा गया आपसे विस्थापन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे क्या है, यहाँ पे जो दूरी है, यहाँ पे जो दूरी और विस्थापन वो क्या है, वो सेम ही है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के जो बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखो यहाँ पे कोई, यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ से ए ने चलना प्रारंभ करा और ये इधर गया, ठीक है, उसके बाद ये इधर गया, उसके बाद ये इधर गया और उसके बाद ये इधर गया। ठीक है, तो यहाँ ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी मान के चलो, ये 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर, ये 3 है, ये 2 है, तो ये 4 4 8, ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 13। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये रुक गया है पॉइंट बी पे, तो ए और जो बी की दूरी है वो तो 13 किलोमीटर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ले रहे हैं, हम घूम के नहीं जा रहे, हम एक सीधा रास्ता निकाल रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, कोई भी बिंदु, जैसे कोई भी बिंदु है, जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, ठीक है, तो यहाँ मान लो ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये टोटल कितनी हुई, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सीधा ऐसे जोड़ दें तो ये दूरी तो कम निकलेगी, मतलब जो विस्थापन है वो हमेशा दूरी के या तो बराबर होगा या फिर कम होगा। जैसे अब यहाँ पे आप सीधी लाइन में चले तो यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी वो भी यही होगी, तो दूरी और विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होगा, यहाँ विस्थापन कम होगा और दूरी ज़्यादा होगी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। दूसरी यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो जो विस्थापन है वो क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके, दूरी के, समझे, दूरी से बड़ा नहीं हो सकता विस्थापन। चलो अगला क्वेश्चन है, एक धावक 800 मीटर दूरी 100 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल क्या होती है, चाल हमारी होती है चाल बराबर जो हमने दूरी तय करी बटे समय। मतलब चाल अगर हमें निकालनी है तो जो हमने दूरी तय करी है वो कितने समय में तय करी है उससे निकल के आती है। तो यहाँ पे देखो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 800 और टाइम हमें लगा है 100 सेकंड, तो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितने बचे 8। अब देखो दूरी यहाँ काय में है, मीटर में, और टाइम काय में है, सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा अब यहाँ पे तो दे रखी है मीटर पर सेकंड में, अगर यही चीज़
जो मीटर पर सेकंड है, अगर हमें इसको किलोमीटर पर सेकंड में अगर इसको चेंज करना है ना, जैसे मान के चलो कोई हमारी जो दूरी है वो कितनी है, वो है 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलते हैं। अगर हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तब क्या करेंगे, तो देखो जो 25 है, 25 में हम 5/18 की गुणा कर देंगे, तो जो निकल के आएगी वो आएगी हमारी मीटर पर सेकंड में। हम एक ऐसा यूनिट ले लेते हैं जहाँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे जैसे 90 किलोमीटर पर सेकंड, अब इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 90 को हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18×5 = 90, तो ये क्या हो गया 25 मीटर पर सेकंड। अब हम 1 सेकंड में 25 मीटर चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे कोई दूरी है हमारी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यही। अब हमें इसको किलोमीटर पर घंटे में इसको चेंज करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें कर देंगे उल्टा, मतलब 18/5 से गुणा, बचम 25, 18×5 = 90 किलोमीटर पर सेकंड। देखो जब हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा, मतलब छोटी संख्या ऊपर रखेंगे। जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, किलोमीटर बड़ा होता है, तो हम 18 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे, मतलब बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन निपट गए। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 14 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, अनुच्छेद 14 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, तो ये है हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 14 को करने से पहले, जिससे मैं पूरे आपको मौलिक अधिकार के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। मौलिक अधिकार के प्रॉपर नोट्स मैंने यहाँ बना रखे हैं आपके लिए। पहली चीज़, मौलिक अधिकार हैं क्या, तो देखो जो हमारे मौलिक अधिकार है वो भाग किस में है, भाग 3 में, पार्ट 3 में है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ से, 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों की जो हमें प्रेरणा है, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें हमने जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए हैं, तो ये जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स ये कहाँ का है, अमेरिका का, वहाँ से लिए थे। प्रारंभ में जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो कितने थे, 7 थे, लेकिन अभी जो वर्तमान है, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने रह गए, केवल 6। अब एक मौलिक अधिकार हमने कौन सा हटा दिया, तो हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। वो जो हमारा अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। उसको हमने हटा दिया और उसको कहाँ रख दिया, आर्टिकल 300A में। कहाँ रख दिया, 300A में उसको हमने रख दिया है। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले जो जब आपको देखा कि हमने कौन सा मौलिक अधिकार हटाया है, तो कौन सा हटाया है, संपत्ति का अधिकार, तो किसके द्वारा हटाया है, तो आपसे क्वेश्चन में 2 ऑप्शन देता है जो बहुत ही नज़दीक रहते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। तो हमारा जो आंसर रहता है वो 44वां संविधान संशोधन रहता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 42 से भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत संशोधन हुए हैं, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो 44 से हटाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा आपका इंग्लिश में है, ठीक है। अब संविधान से रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनसे रिलेटेड और चीज़ें क्या हैं, कि सबसे पहले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, जो हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो जो मौलिक अधिकार हैं, देखो सबसे पहले दे आर एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं है मतलब निरपेक्ष नहीं है, इनकी सीमाएं हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें बोलने, हमारे संविधान, हमारा जो संविधान है वो हमें बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बोलने की हमें आज़ादी है, इसका मतलब हम कुछ भी बोलेंगे, अपने देश के खिलाफ अनाप शनाप बोलेंगे, हमारे जो लीडर्स हुए हैं उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलेंगे, या हम अपने देश में भड़काऊ भाषण देंगे, कुछ भी करेंगे, ये हमारा संविधान नहीं कहता। तो इसलिए ये हमारे निरपेक्ष नहीं है, इनकी सीमाएं, हमें अपने सीमा में रह के बोलना है, सीमा में रह के कार्य करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है दे आर जस्टिसेबल। दे आर जस्टिसेबल का मतलब क्या है, कि भैया ये न्याय संगत है। क्या है, जस्टिसेबल, न्याय संगत। इनको लेके आप कोर्ट जा सकते हो, कि अगर आपको आपके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, दे आर नॉट परमानेंट।
अभी तो आपने कहा कि कोर्ट जा सकते हैं जब नहीं मिल रहे हैं, फिर आप कह रहे हो कि परमानेंट नहीं है। परमानेंट का मतलब ये है कि ये स्थायी नहीं है। कब स्थायी नहीं है? इनको आपातकाल के दौरान, देश में कोई विपत्ति आती है उसके दौरान हम इसको हटा भी सकते हैं। आपातकाल के दौरान इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन किस किस को नहीं हटाया जा सकता? तो आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 इनको हम नहीं हटा सकते, ठीक है, नहीं हटा सकते। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे हैं हमारे वर्तमान में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। समानता का जो अधिकार है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो आर्टिकल नंबर 14 मतलब अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 तक मिलता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो हमें 23 से 24 में मिलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 तक मिलता है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो हमें वो 29 और 30 में मिलते हैं। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो है हमारी वो आर्टिकल नंबर 32 में है। तो भैया अभी आपने बताए थे कि 12 से 35 तक है, आपने यहाँ केवल 14 से 32 बताए। साथ आराम से आपको अभी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखो फंडामेंटल राइट्स हमें क्या कहते हैं, आम आदमी क्या कहता है? यह है आम आदमी, आम आदमी, और यह है सरकार। तो आम आदमी सरकार से क्या कहता है कि अब हमें चाहिए फुल इज्जत। क्या चाहिए? फुल इज्जत, ठीक है। आवाज़ उठाना ये एक अधिकार है, लेकिन ढंग से, एक संविधान का जो पालन है उसको करते हुए, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ 12 और 13 की, ठीक है। ये क्या है? आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 ये कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा देता है। देखो जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो आपको जगह जगह दिखेगा राज्य राज्य राज्य। तो राज्य है क्या? क्या राज्य एक पर्टिकुलर राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब है? नहीं। राज्य का मतलब क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, जो हमारी केंद्र में सरकार है। राज्य सरकार जो हमारी संसद है, राज्य विधानमंडल, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत सरकार, इवन ग्राम पंचायत भी आपकी क्या है? राज्य का मतलब है। मतलब ऐसी कोई बॉडी, ऐसी कोई संस्थान जो नियम बनाती है, जो नियम बनाती है, ठीक है। तो वो सब काय में आ जाती हैं? वो राज्य के तौर तरीके में आ जाती है। इवन आपकी जो LIC है वो भी क्या है? एक राज्य की परिभाषा में आती है, क्योंकि ये सब चीज़ें नियम बनाएंगी। अच्छा एक चीज़ है, जो राज्य नियम बनाएगा, अब नियम को जस्टिफाई कौन करेगा? नियम को ये कौन बताएगा कि ये सही है? तो आर्टिकल नंबर 13 हमारा यही कहता है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह उस सीमा तक अमान्य होगा। तो हम उसको क्या कर देंगे? नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड इसको करार दे दिया जाएगा। किसको? कोई भी नियम ऐसा बनता है, हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई नियम ऐसा बनाया जाता है जिससे आम नागरिक के अधिकार छीने जाते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको नल एंड वॉइड दे देगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 14 की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहाँ लोगों को समझने में दिक्कत होती है। मैं आपको एक बार में इसको समझा दूंगा कैसे। पहला जो है आर्टिकल जो 14 है, समानता का अधिकार, वो दो तरह का होता है। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब एक है कानून के समक्ष अधिकार और एक है कानून का समान संरक्षण। तो देखो पहली तो चीज़ जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये हमने लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटिश, ठीक है। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है ये हमने लिया है अमेरिका से। एक तो आपका क्वेश्चन ये बन जाता है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? कि कानून के समक्ष सभी जो व्यक्ति हैं वो समान होंगे। यदि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह मंत्री हो, अधिकारी हो या सामान्य नागरिक हो, कोई भी जो व्यक्ति है वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून क्या करता है? देखो यहाँ पे देखो समान आकार की आपको बेंच दिख रही होंगी। ये वाला जो इमेज है ये देखो यहाँ पे, इस वाली इमेज में आपको 3 बेंच दिख रही होंगी। अब यहाँ पे छोटा बच्चा, उससे बड़ा और बड़ा आदमी, तीनों को हमने सेम बेंचें दी हुई हैं। तो ये काय का प्रतीक है? ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष अधिकार। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो देखो हमने क्या करा, 3 लोग आए, तीनों लोगों को हमने एक जैसी कुर्सी दे दी। 3 लोग को हमने एक जैसी कुर्सी दे दी, तो वो क्या हो गया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहीं पे इक्वलिटी
सॉरी, ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समान अधिकार क्या है? कानून के समान अधिकार ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपंग है, कोई व्यक्ति उस काबिल नहीं है कि वो कोई चीज़ अफोर्ड कर पाए, तो हमें उसको अधिक से अधिक सेवा दी जाएंगी। जैसे देखो, ये अंबानी है, ठीक है, ये अंबानी है और ये भाई साहब मैं हूँ, ठीक है। तो जो सुविधाएं मुझे मिल रही हैं वही सुविधाएं अंबानी को भी मिलनी चाहिए? नहीं, कि भैया बहुत सुविधाएं उनके पास पहले से हैं। कैसे? मतलब ये हुआ कि जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, किसी स्कूल की फ़ीस 1,000 है, ठीक है। अब मेरी घर की जो आमदनी है वही 2,000 है, तो 1,000 रुपये फ़ीस, मैं भी 1,000 रुपये फ़ीस दे रहा हूँ और वहाँ अंबानी का मालिक भी 1,000 रुपये फ़ीस दे रहा है। तो ये न्याय संगत नहीं है ना। ये क्या आ जाएगा? ये इक्वलिटी बिफोर लॉ में आ जाएगा। लेकिन वहीं हम देते हैं क्या? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब जो चीज़ें, जो लोग एक जैसे नहीं हैं, हम उनको एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। दो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। देखो, जैसे कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, कोई मिनिस्टर है, तो अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक रूल्स की, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स की, तो अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो अंबानी हो, सबके लिए नियम समान है, सबके लिए नियम समान है, जैसे एक लाइन में, ठीक है। अब बात करते हैं हम कानून का समान संरक्षण। समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। सरकार उचित आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, जैसे कि रिजर्वेशन, जैसे कि आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण आप इसी में मान सकते हैं कि देखो, जो निम्न वर्ग हैं, जो हमारे ऐसे वर्ग हैं जिन्हें सच में आरक्षण चीज़ों की ज़रूरत है, तो सरकार क्या करती है? उनके लिए पहुंचाती है। जैसे आप राशन मान लो, राशन क्या सबको मिलता है? राशन सबको नहीं मिलता। तो अब वहाँ जाके कोई ये बोल दे कि ये भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है, तो नहीं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि भैया जिसके घर में खाने पीने को नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? उसको राशन देगी, उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। लेकिन क्या फ्री एजुकेशन अंबानी अडानी को प्रोवाइड करानी चाहिए? नहीं, है ना। लेकिन अगर रूल्स तोड़ते हैं तो रूल्स तोड़ना तो दोनों के लिए बराबर है। लेकिन अगर हमें बात करनी है कि हमें किसी निम्न वर्ग को आगे बढ़ाना है, तो हमें उसको तो प्रिविलेज देने पड़ेंगे। तो वो क्या हो जाता है? कानून का समान संरक्षण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्लाइड है, अगला आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15, भेदभाव का निषेध। देखो, आप चाहे किसी भी राज्य के सही, किसी भी लिंग के सही, किसी भी जाति के सही, नस्ल के सही, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे ये अपाहिज लोग, ठीक है, बूढ़े लोग, है ना, इंजीनियर, टीचर, है ना, तो इन सब के साथ आप अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। कोई निम्न वर्ग का है, कोई उच्च वर्ग का है, इस आधार पर किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15 हमें सिखाता है। ठीक, अच्छा, अगला है इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकारी नौकरियों में समान अवसर, ये कहता है अनुच्छेद नंबर 16। फिर आप बोलोगे कि भैया आरक्षण कहाँ से आ गया? तो देखो, 16 का ही दूसरा एक और पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसमें आरक्षण की बात करी गई है। आरक्षण उन वर्ग को दिया जाएगा जो वर्ग इसकी, जिसको इसकी ज़रूरत है। तो वो आर्टिकल नंबर 16 का उल्लंघन नहीं है, जैसे 14 में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, वैसे ही 16 आप समझ सकते हैं। अगला है 17, अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। जैसे आप देख रहे हो, ये जो भाई साहब हैं, ये इनको पानी कैसे पिला रहे हैं, तो किसी के साथ आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। अस्पृश्यता समाप्त की गई और इसका पालन दंडनीय अपराध है। अगर आप किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं तो आपको इसमें जेल भी हो सकती है। आर्टिकल नंबर 17 ये कहता है। अगला है अबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, अनुच्छेद जो 18 है वो क्या कहता है? टाइटल, टाइटल मतलब जैसे नवाब, है ना, नवाब का टाइटल आप लगा के वो घूम रहे हो, जैसे कहीं के आपको नवाब बोल दिया, तो वो चीज़ आप इसमें नहीं ले सकते। राज्य, सैन्य और सेक्शन उपाधियों को छोड़कर, जैसे देखो, ये कर्नल है ना, लेफ्टिनेंट है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल है ना, मेजर है, इन उपाधियों को आप लगा सकते हैं। कोई जैसे पीएचडी कर लेता है ना, तो इसके आगे डॉक्टर लग जाता है, तो ये उपाधियाँ आप ले सकते हैं। लेकिन आप महाराजा अधिराज लगा के घूम रहे हैं अपने नाम के आगे, महाराज, है ना, महाराजा अधिराज, ये सब लगाना, ये सब उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 इसको बताता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया राजस्थान में तो ये चीज़ अब भी चल रही है, तो वहाँ लोगों की आस्था है, वो लोगों की आस्था है राज परिवारों से जुड़ी हुई।
है ना। वहाँ ये चीज़ कानूनी तौर से सही नहीं है, लेकिन लोगों के नज़रिए में सही है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के राज परिवार हैं उन्होंने अपना बहुत कुछ दिया है लोगों के लिए, और आज भी वो इस चीज़ की सेवा कर रहे हैं। तो लोग वो उन्हें राजा अपने मन से मानते हैं, ना कि संविधान उन्हें राजा मानता है। समझ रहे हो ना आप मेरी चीज़? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, चलो यहाँ है आर्टिकल नंबर 14 किससे रिलेटेड है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका 19 में आ जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, हाँ, कानून के समक्ष अधिकार। शिक्षा का अधिकार नहीं। और राइट टू प्रॉपर्टी तो ये पहले ही हट चुका है। अब कहाँ पहुँच गए? 300 ए में। और कौन से? 44वें संविधान संशोधन से हमने इसको पहुँचा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है उपाधियों का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ द टाइटल्स। तो ये कहाँ है? 18 में मिलता है। 17 में अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता का अंत। ठीक है। आर्टिकल 19 आगे बढ़ते हैं। चलो, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या होती है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं श्वसन या अंतःश्वसन, इनहेलेशन। ठीक है। एक्सहेलेशन क्या होता है? जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। ब्रीथ आउट मतलब हवा बाहर निकालते हैं, हवा बाहर निकालना। ठीक है। अच्छा, परिसंचरण ये क्या होता है? ये रक्त में होता है ना, रक्त का निरंतर प्रवाह। अब बात करें डिफ्यूज़न, ये क्या चीज़ होती है? तो डिफ्यूज़न क्या होती है कि जो कण हमारे होते हैं, जब ये जो कण होते हैं अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ मूव करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, विसरण। ठीक है। चलो, ये एक अपने आप में एक टॉपिक है जो मैं केमिस्ट्री में आपको कवर कराऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन है एसिड, बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। नीला लिटमस लाल हो जाता है, यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है ना। तो ये पूरा चैप्टर के मैंने प्रॉपर आपको नोट्स बना रखे हैं, वो देखिए। तो सबसे पहले एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और नमक। नमक भी यहाँ बोल दो, लवण को नमक। ठीक है। ये क्या होता है? तो अम्ल, अम्ल क्या होता है? अम्ल हमारे खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? ये लाल कर देते हैं। और धातुओं से अभिक्रिया जब करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। और इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। और ये जब ये जल से क्रिया करते हैं तो H+ आयन ये देते हैं। इसके एग्जाम्पल नाइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, ये इसके एग्जाम्पल है। बेस, बेस क्या है? मतलब क्षार। ये क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? ये नीला कर देते हैं। और ये सोपी होते हैं, मतलब साबुन के जैसे होते हैं स्पर्श में। इनका जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। जब ये क्रिया करते हैं तो OH- उत्पन्न करते हैं। जब ये रासायनिक क्रिया में OH आयन ये देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब काय के एग्जाम्पल है। ये बेस मतलब क्षार के। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, जब ये दोनों क्रिया करेंगे अम्ल और क्षार, तब क्या बनेगा? तब बनेगा हमारा लवण। ठीक है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं। ये आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया वो किसको कहते हैं? तो वो हम कहते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। जैसे एसिड और बेस जब करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे HCl ये क्या है? अम्ल है। और NaOH ये क्या है? ये क्षार है। जब ये क्रिया करेंगे तो NaCl ये क्या बनेगा? नमक। और ये H2O जल। ठीक है। साधारण नमक, खाने का सोडा, पोटेशियम, ये सब काय के एग्जाम्पल हैं? ये लवण के ही एग्जाम्पल हैं। अब मैं बात करता हूँ पीएच स्केल की, है ना। पीएच स्केल ये क्या होती है? तो देखो, पीएच जो स्केल होती है इसका जो मान होता है वो होता है, पीएच का जो मान होता है वो होता है 1 से लेके 14 तक। कहाँ? 1 से लेके और ये 14 तक। ठीक है। यहाँ बीच में जो होता है ये होता है 7। 1 2 3 4 5 और ये 6, 7, ये हो गया 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है। अब देखो ये जो 7 नंबर है, 7, अगर
किसी भी चीज़ की वैल्यू 1 से लेके 7 से कम, 7 से कम तक है, मतलब 7 नहीं होनी चाहिए, 7 से कम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्ल। और यही चीज़ 7 से लेके और 14 तक, मतलब 7 से अधिक, 7 से अधिक है और 14 तक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्षार। ठीक है। अब देखो जिस चीज़ की वैल्यू, देखो अगर अम्ल है, अम्ल की वैल्यू अगर 1 है तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है। ऐसे ही अगर क्षार की वैल्यू 14 है तो ये सबसे ज़्यादा क्षारीय है। 7 नंबर है अगर किसी का, उसकी जो वैल्यू 7 है, तो इसको क्या बोलते हैं, उदासीन, उदासीन। ठीक है। ना तो वो अम्ल रहेगा ना वो क्षार रहेगा। ठीक है, चीज़ें आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे जैसे अम्ल क्या करता है, अम्ल जो लिटमस पेपर होता है ना, अम्ल लिटमस पेपर नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जो हमारा क्षार है वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है, एसिड क्या करता है, उसको लाल कर देता है, और क्षार क्या है, उसको पीला कर देता है। फ्लेंथलेन ये क्या है, ये कलरलेस कर देता है एसिड, और जो बेस है वो इसको गुलाबी कर देता है। ठीक है, चलो। तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, जो नीला लिटमस है वो कौन करेगा लाल, वो अम्ल करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है सिरके, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा कौन सा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कुछ जो एग्जांपल हैं वो मैंने आगे बढ़ आपको बता रखे हैं। जैसे छिरके, छिरके में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू या संतरा जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली या अंगूर, अब यहाँ पे इमली और अंगूर, इमली में पाया जाता है टर्टरिक। इमली भी खट्टी होती है लेकिन वो अलग तरह की खट्टी होती है, नींबू संतरे अलग तरह के खट्टे होते हैं। ठीक है। दूध दही, दूध से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चींटी का जो डंक है इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। टमाटर पालक वगैरह में ऑक्जेलिक है ना, एप्पल में हमारा मैलिक एसिड होता है। विटामिन सी, विटामिन सी मतलब आंवला, सिट्रिक सिट्रस फ्रूट जो होते हैं इनमें एसॉर्बिक एसिड, विटामिन सी पाया जाता है। टैनिक अम्ल, टी की जो पत्तियाँ होती हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बटर में विट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक है ना, जो हमारा, हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है बायोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल जो होता है वो मानव मूत्र में हमारा होता है, मानव यूरिन जो होती है उसमें पाया जाता है। अगला है अम्ल और क्षार से, अम्ल और क्षार, अम्ल और जब क्षार क्रिया करेंगे, अम्ल और जब क्षार क्रिया करेंगे तो कब क्या बनेगा, तब बनेंगे लवण, और क्या होगा, जल। ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं है ना, तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि आप चीज़ें कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही हैं, कहाँ से आप क्लास कर रहे हैं, है ना। और दूसरों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन।